गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और हमारा टॉपिक है भारत की जलवायु। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम भारत की जलवायु कैसी है, किस प्रकार की है, कौन कौन सी जो इसकी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है कि भारत एक विशाल उपमहाद्वीप है और इस उपमहाद्वीप में जलवायु संबंधी भी अनेक प्रकार की विविधताएं हमें देखने को मिलती है। जैसे आपको पता है, जैसे कहीं पे तापमान इसका अधिक है, कहीं पे कम है, कहीं वर्षा अधिक होती है, कहीं कम होती है। जैसे आपको पता है, जैसे राजस्थान में जो पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ पे तो तापमान गर्मियों में 45 डिग्री के और 50 डिग्री के आसपास रहता है, और जो तटीय प्रदेश है वहाँ पे नॉर्मल तापमान जैसे 20-25 के पास रहता है। और जैसे वर्षा के बारे में हम देखें तो आपका जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ पे जो आपका चेरापूंजी है, वहाँ पे कम से कम 1300 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है मानसूनी क्षेत्र में, मानसूनी जलवायु में, मतलब मानसूनी जो प्रदेश है उसमें। और हमारा जो राजस्थान है वहाँ पे, जो पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ पे कम 10 या 20 या 50 सेंटीमीटर तक वर्षा ही होती है। इस प्रकार से हमारे जो भारत है, उस भारत में तापमान संबंधी विविधताएं भी हमें देखने को मिलती है और वर्षा संबंधी विविधताएं भी हमें देखने को मिलती हैं। और हम देखते हैं कि आज हम जो जलवायु पढ़ने जा रहे हैं, भारत की जलवायु, तो भारत की जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, सबसे पहले हम उन कारकों को देखते हैं कि भारत की जो जलवायु है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हम प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, इससे पहले हम देखते हैं, जो कि हम भारत की जलवायु पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है। हम इसके बारे में देखते हैं। तो भारत की जलवायु है वो उपोष्ण जलवायु है। क्योंकि उपोष्ण जलवायु इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि भारत एक उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, या फिर शीतोष्ण कटिबंध में। जैसे देखते हैं, ये आपका ग्लोब है, तो हम देखते हैं कि ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यहाँ पे उष्ण कटिबंध है, और ये है आपका उपोष्ण कटिबंध 27.5 डिग्री कर्क रेखा। और इसी क्षेत्र में आपका ये भारत है, अपना जो भारत देश है वो इसी कंडीशन यहाँ पे स्थित है। इसी वजह से उपोष्ण कटिबंध में स्थित होने के कारण ही भारत में उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो हमारा ये चीज़ क्लियर हुई कि भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो भारत में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके कारकों में हम देखते हैं कि पहला हमारा जो कारक है वो है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई। तो देखिए, समुद्र तल से ऊंचाई मतलब कि हम धरातल से या फिर समुद्र के जो तल है उससे प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई, 165 मीटर की ऊंचाई पर हम जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे 1 सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। और इसी कारण हम देखते हैं कि जो आपके जो मैदानी भाग हैं वहाँ का तो तापमान अधिक रहता है, और जो हिमालय पर्वत है वहाँ का तापमान कम रहता है। वहाँ की हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। क्योंकि हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान में कमी आएगी। इसी वजह से हिमालय की चोटी पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, मैदानी भागों में बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन रहती है। ठीक है, अगला हमारा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी। तो हम देखते हैं कि जो समुद्र का जो आसपास का जो क्षेत्र है, मतलब जो तटीय प्रदेश है, वहाँ पे हमेशा नम व सम जलवायु पाई जाती है। मतलब कि नम व सम का मतलब है कि ना तो वहाँ पे हम ज़्यादा तापमान होता है, बहुत ज़्यादा तापमान होता है, ना ही वहाँ पे बिल्कुल कम तापमान होता है। लेकिन हम जैसे जैसे समुद्र से दूर जाएंगे वैसे वैसे तापांतर बढ़ता जाएगा। जैसे देख लीजिए, आपके जो तटीय प्रदेश है,
जैसे तटीय प्रदेशों में जो आपके जो राज्य हैं कौन से हैं, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, केरल है, वो गुजरात है, इन सभी तटीय प्रदेशों में तो क्या होता है, तापांतर बहुत ही कम होता है। ना तो इसका मतलब यह है कि ना तो सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है और ना ही गर्मियों में अधिक गर्मी, एकदम नॉर्मल रहता है। और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तट से दूर, जैसे फिर गुजरात के बाद जैसे अपने राजस्थान देख लीजिए, जो राजस्थान है जो तट से बहुत दूर है, तो वहाँ पे क्या होता है, तापांतर बहुत अधिक है। तापांतर का मतलब दिन का और रात का जो तापमान में जो अंतर है वो अधिक है। और एक साल मतलब सर्दियों और गर्मियों का जो तापमान है उसमें भी बहुत फ़र्क है। जैसे हम गर्मियों में देखते हैं तो 40 डिग्री 45-50 के आसपास तापमान हो जाता है, और हम सर्दियों में देखते हैं तो बिल्कुल कहीं पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में हो जाता है। इस प्रकार से हम जैसे जैसे हम तट से दूर जाते हैं वैसे वैसे तापांतर में अधिक अंतर आता जाता है। तो इस प्रकार से ये भी हमारा एक जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। अगला कारक हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा से दूरी, इसका मतलब है आप इधर देखिए, जैसे आपका ये ग्लोब है और ये आपकी भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और देखिए ये आपकी उष्णकटिबंध में है। ये कौन सा कटिबंध है, उष्णकटिबंध। ये आपका 90 डिग्री अक्षांश रेखा है, शीत कटिबंध, और यहाँ पे आपका 27.5 डिग्री कर्क रेखा है, तो ये है आपका उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, ऐसा ही कुछ इधर है, यहाँ पे शीत कटिबंध और यहाँ पे है उपोष्ण कटिबंध। और जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि यह आपका सूर्य है, ठीक है, और भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की जो किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। इसी कारण भूमध्य रेखा का तापमान तो अधिक रहता है, और ये सूर्य की जो किरणें हैं वैसे जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे वैसे वैसे इसकी किरणें तिरछी होती जाएंगी, और तिरछी होने के कारण ही यहाँ ध्रुवों का तापमान बिल्कुल कम रहता है। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक है कि भूमध्य रेखा से दूरी। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे वैसे वैसे तापमान कम होता जाएगा। जैसे मान लीजिए भूमध्य रेखा है, यहाँ पे तो तापमान सर्वाधिक है, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ध्रुवों की ओर वैसे वैसे तापमान में कमी आती जा रही है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती है और ध्रुवों पर तिरछी पड़ती है। इसी वजह से ये जो आपका भूमध्य रेखा से दूरी का मतलब यही है कि हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाएगी। इस प्रकार से ये भी हमारा एक जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है, अगला हमारा जो कारक है वो है पर्वतों की स्थिति। पर्वतों की स्थिति, पर्वतों की स्थिति। देखिए, पर्वतों की स्थिति भी जलवायु को प्रभावित करती है। वो कैसे हम देखते हैं, जैसे मान लो आपका ये भारत का ये पश्चिमी तट है, और पश्चिमी तट के ऊपर आपका जो पश्चिमी ढाल पर्वत है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो पश्चिमी ढाल के जो पर्वत है वहाँ पे क्या होता है, ये आपका इधर से मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी हवाएं हैं वो ऐसे जाती है, और आपका ये पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट के ऊपर जो पश्चिमी पर्वत है, पश्चिमी जो ढाल के पर्वतों का जो पश्चिमी ढाल है वहाँ पर ये पवनें टकराती है और यहीं पे बरसात कर देती है, यहीं पे ये बरसात कर देती है। और इनका जो पूर्वी ढाल है वो बिल्कुल शुष्क रह जाता है, क्योंकि ये पवनें सीधी यहाँ से टकराएगी और यहाँ पे बरसात कर देगी। लेकिन ये पवनें जो ऊपर पहुँचती है तो फिर शुष्क हो जाती है, इनकी जो आर्द्रता है वो सारी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो इसका जो पश्चिमी ढाल की जो पश्चिमी पर्वत है उनका जो पश्चिमी छोर है वहाँ पे तो अधिक वर्षा होती है, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो हवाएं आती है वो सीधी यहाँ से टकराती है और यहीं बरसात कर देती है। और इसका जो पूर्वी भाग है वो बिल्कुल शुष्क रह जाता है, वो वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। इस प्रकार से इतना अंतर, इनमें जो भी वर्षा का अंतर है वो भी इतना रहता है। जैसे मान लो यहाँ तो 500 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है और इधर 50 या फिर 100 सेंटीमीटर ही वर्षा हो रही है। इस प्रकार ये किस कारण हो रहा है, पश्चिमी ढाल की जो पर्वत है उनकी स्थिति के कारण। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब पर्वतों की जो स्थिति है वो भी वर्षा, मानसून या फिर जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है,
अगला हमारा पॉइंट है पर्वतों की दिशा। पर्वतों की दिशा। अब देखिए, आपको पता है कि राजस्थान में सबसे कम बरसात होती है। किस वजह से? अरावली पर्वतमाला की वजह से। वो कैसे? हम देखते हैं, ये यहाँ पे आपका राजस्थान है और ये अरावली पर्वतमाला है। इसकी स्थिति इस प्रकार है, ठीक है। इसकी जो स्थिति है वो इस प्रकार है। अरावली पर्वतमाला की स्थिति राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अब देखिए, यहाँ से जो मानसूनी हवाएं हैं, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है उसकी मानसूनी हवाएं यहाँ से उठेगी और इस प्रकार से इस पर्वतमाला के बिल्कुल समानांतर निकल जाएगी, ठीक है। इन हवाओं को बीच में कोई भी अवरोध नहीं मिलेगा और इस अवरोध नहीं मिलने के कारण ये जो हवाएं हैं वो किसी भी पर्वत से नहीं टकराएगी और वो सीधे निकल जाएगी और राजस्थान बिल्कुल शुष्क रह जाएगा। किस वजह से? ये जो अरावली पर्वतमाला की जो स्थिति है इसके कारण से राजस्थान में बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है। तो ये हो गई आप पर्वतों की स्थिति, मतलब पर्वतों की ये जो स्थिति है ये भी मानसून को प्रभावित करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये इतने पॉइंट देख लिए हैं। कौन कौन से? समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी, पर्वतों की स्थिति और पर्वतों की दिशा। ये सारे बिंदु हैं, वो सभी बिंदु हमारे जो मानसून है उस मानसून को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं और आगे देखते हैं भारत की जो मानसून है उस मानसून के बारे में। भारत की जलवायु है, जलवायु के बारे में हम देखते हैं। और भारत की मानसून को हम देखते हैं तो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है उत्तर पूर्वी मानसून, एक है उत्तर पूर्वी मानसून और दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है। भारत की जलवायु के आधार पर भारत का जो मानसून है, मानसून को हम दो भागों में बांटते हैं। एक है उत्तर पूर्वी मानसून और दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। आज हम उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में बात करते हैं और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में हम अगली वीडियो में देखते हैं। तो चलिए, उत्तर पूर्वी मानसून देखिए। जो आपका ये उत्तर पूर्वी मानसून है वो कहाँ से आता है, कहाँ से इसकी जो मानसूनी हवाएं हैं वो स्टार्ट होती है, वो हम देखते हैं। तो ये आपका पश्चिमी भारत है। पश्चिमी भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, पाकिस्तान से उधर हम देखते हैं इधर आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के पास में आपका एक भूमध्य सागर है। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और ये जो उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं हैं वो इसी सागर से उठती है। भूमध्य सागर से मानसूनी हवाएं उठती हैं और इस पूरे क्षेत्र को पार करती हुई ये हवाएं आगे बढ़ती हैं और पश्चिमी भारत में प्रवेश करती हैं। पश्चिमी भारत में ये हवाएं प्रवेश करती हैं। पश्चिमी भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इस इतने क्षेत्र को ये प्रभावित करती है। इतने क्षेत्र को ये हवाएं हैं जो प्रभावित करती है। और ये जो उत्तर पूर्वी मानसून है वो शीतकाल में आता है। शीतकालीन मानसून भी हम इसको कह सकते हैं। शीतकालीन मानसून की जो हवाएं हैं भूमध्य सागर से उठती है और भारत के पश्चिमी भारत में ये प्रवेश करती है। पश्चिमी भारत के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इतने क्षेत्र को ये प्रभावित करती है। और ये मानसूनी उत्तर पूर्वी मानसून की जो ये हवाएं हैं वो राजस्थान को सबसे अधिक प्रभावित करती है। और इसी हवाओं के कारण राजस्थान में सर्दियों में बरसात होती है, जिसे हम मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मावट किसको कहा जाता है, मावट किसे कहते हैं। तो इसको आप याद रखना कि राजस्थान में उत्तर पूर्वी मानसून से जो हवाएं आती हैं और उन हवाओं के कारण सर्दियों में जो बरसात होती है उसे हम मावट कहते हैं। और ये मावट है, ये जो वर्षा है, ये जो मावट है वो रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक, खरीफ की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है। और इस प्रकार से ये जो उत्तर पूर्वी जो मानसून है वो मानसून इधर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा को पार करता हुआ यहाँ तक जाता है।
लेकिन इसकी जो आर्द्रता है वो यहीं पे समाप्त हो जाती है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है वैसे वैसे इसमें शुष्कता आती जाती है और इस मानसून से आगे मतलब पूर्वोत्तर भारत में कोई भी बरसात नहीं हो पाती है। इस प्रकार से हमने आज ये आपका जो उत्तर पूर्वी मानसून है उसके बारे में हमने देख लिया है कि ये मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून भूमध्य सागर से उठता है और भारत को पश्चिमी भारत में प्रवेश करता है और भारत, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इन सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है और इसी मानसून से राजस्थान में सर्दियों में बरसात होती है जिसे हम मावठ कहते हैं। ठीक है, और आज का वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं और कल की वीडियो में हम देखते हैं आपका जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसके बारे में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।